हेलो एवरीवन, अमित वेलकम बैक। हमारा तीसरा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे 1830 से 1848 के बीच यूरोप में क्या क्या हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था ज़्यादा स्प्रेड हुआ। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ है, आपने पढ़ा था 1815 में जब वियना का जो वहाँ पर ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर जो पावर थी वो पावर चली गई थी कंजर्वेटिव के पास। कंजर्वेटिव जो मतलब पुराना सोच का था कि भाई चर्च वगैरह होने चाहिए और जो बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेज फ़ायदे मिले थे वो सब रहना चाहिए, उनके पास पावर चली गई थी जो राजा और राजशाही वगैरह में बिलीव करते थे। बट साथ ही साथ 1815 से हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो एक्टिव थे। डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे, वो इसके लिए काम कर रहे थे कि ये जो सिस्टम है कंजर्वेटिव का जो रूल है ये ख़त्म होना चाहिए। तो जो लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म थे, इसके जो फॉलोवर लोग थे वो उस टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाकर यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाएं या लिबरल जो ऐसा कोई रूल लेना है जो लिबरल हो। ये जो इनका मूवमेंट था, इस मूवमेंट में मैक्सिमम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास में मतलब टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, क्लर्क या जो छोटे जो बिजनेसमैन है ना, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, ये अपर क्लास के लोग इसमें नहीं थे, पुअर लोग भी नहीं थे इसके अंदर। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो मूवमेंट था ये यूरोप के कुछ जैसे इटालियन में, जर्मन स्टेट्स में, इसके अलावा ओटोमन एम्पायर, इसका हम बोलते हैं टर्की का पहले ओटोमन एम्पायर बोलते हैं, आयरलैंड, पोलैंड, इन एरियाज में इन लिबरल और नेशनलिस्ट के जो आइडियोलॉजी के लोग थे इनका ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ। अब ये कह रहा है कि पहला जो इनका मूवमेंट हुआ था, पहला जो इनका सिस्टम था वो फ्रांस में हुआ था 8 जुलाई 1830 में। एक हम फ्रांस पढ़ेंगे, दूसरा हम यहाँ पर जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में क्या हुआ था, ये आपने 1815 में पढ़ा था कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, तो वहाँ पर जो ड्यूक मेटरनिक ने जिसकी प्रेसिडेंटशिप की थी, ड्यूक मेटरनिक ने जिसको कॉन्फ्रेंस को बुलाया था, वहाँ पर उन लोगों ने ब्रूओ डायनेस्टी जो थी उसको रिस्टोर कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रूओ डायनेस्टी को रिस्टोर किया था तो 1830 में उन्होंने ब्रूओ डायनेस्टी को हटा दिया और वहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था लुइस, ठीक है, उसको इन्होंने वहाँ पर लुइस फिलिपी दिया हुआ है। लुइस फिलिपी को वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी पावर दे दी। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट थी मोनार्की का मतलब राजशाही सिस्टम था कि चुनाव नहीं होंगे, बट जो पावर दी गई थी जो ये लुइस फिलिपी को, वो पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर कि मतलब अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता था, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन था तो मोनार्की सिस्टम है। अब जब 1830 में ये हुआ, अब आप सोचिए कि 1789 में फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, पूरे यूरोप में उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर 1799 में, कब 1799 में नेपोलियन जब फ्रांस का उसने अपनी फ्रांस की पावर नेपोलियन ले ली और उसने वो जो डेमोक्रेसी उसको हटाकर फिर से उसने वहाँ पर मोनार्क लगाए, तो फिर पूरे फ्रांस पर उसका इम्पैक्ट हुआ। नेपोलियन ने जब वॉर लड़े तो पूरे फ्रांस में वॉर लड़े गए, पूरे यूरोप में लड़े गए। फ्रांस में जैकोबिन क्लब बने, पूरे यूरोप में जैकोबिन क्लब बने। नेपोलियन हार गए 1815 में, पूरे यूरोप में उसका इम्पैक्ट हुआ। तो जब 1830 में ब्रूओ डायनेस्टी का जो कंजर्वेटिव जो पावर थी, कंजर्वेटिव जो रूलर्स थे, उनको हटाकर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई, तो ड्यूक मेटरनिक, वही ड्यूक मेटरनिक जिसने 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना को बुलाया था, उसने कहा था, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, सुन लीजिए। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था व्हेन फ्रांस नीज, जब फ्रांस सींखता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। सिंपल सा मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे यूरोप में देखने को मिलता है, जो हम एग्जांपल देख चुके हैं, जहाँ जो कुछ फ्रांस में पूरा यूरोप उसको फॉलो करता था। अब 1830 में जब फ्रांस में उन्होंने कंजर्वेटिव की जो रूलर था, कंजर्वेटिव रूलिंग सिस्टम को हटाकर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए, तो सिंपल सी बात है कि इसका रिफ्लेक्शन तो पूरे यूरोप में हो गई, और वो हुआ भी, आगे डिस्कस करेंगे। इसका ये हुआ, बाद में क्या हुआ कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन थी, इसका ये हुआ कि ब्रुसेल्स, कौन सा ब्रुसेल्स, हमने सिविक्स में पढ़ा था, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वो पहले था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड, जो एक जगह है जो बेल्जियम के नॉर्थ साइड में है। बेल्जियम के नॉर्थ में कंट्री नेदरलैंड, इससे अलग हो गया था ब्रुसेल्स।
मतलब ये इनसे सेपरेट हो गए थे। अब कह रहा है कि ये जो फीलिंग थी नेशनलिस्ट की, ये जो फीलिंग अब फ्रांस से पूरे यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, और इसकी चपेट में सबसे पहली बार आया ग्रीस। ग्रीस उस टाइम पर पार्ट था ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर टर्की का, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल इंडिया के बारे में, थोड़ा सा ओटोमन एम्पायर के बारे में। ओटोमन एम्पायर के अंडर में था ग्रीस। यहाँ पर क्या था कि मुस्लिम डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनके अंडर में काम करता था। इन्होंने डिमांड रखी सेम वही जो फ्रांस में, कि भाई हमें भी आज़ादी दीजिए, सब लोग आज़ादी आज़ादी खेल रहे, हमारा भी नंबर आना चाहिए। तो 1821 में इन लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। 1821 में इनका ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब तुम्हें पता है, जब कोई भी ऐसा सिस्टम स्टार्ट, जो भी आसपास के कंट्री में जो फॉलोअर होंगे वो सपोर्ट तो करेंगे ही। तो यही हुआ। ऐसे बहुत से लोग थे ग्रीस के, जो ग्रीस के रहने वाले, जो अदर कंट्रीज में रह रहे थे, एग्जाइल थे, मतलब उनको वहाँ पर एंट्री नहीं थी ग्रीस में जाने की, या ओटोमन एम्पायर उनको बाहर भेज रखा था। वो दूसरे देशों से उनको सपोर्ट करते। साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री जो थे उस टाइम पर, उन लोगों ने भी ग्रीक्स के लोगों की जो डिमांड थी इसका सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ कि 1832 में ये लोग आज़ाद हो गए थे। कौन? ग्रीक्स वाले। किससे? ओटोमन एम्पायर से। तो ये इनको सपोर्ट मिला, बाहर से इनको सपोर्ट किया, पोएट ने सपोर्ट किया, आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया, और भी जितने भी इस टाइप कल्चरल जो एक्टिविस्ट थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर थे, अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। और यहाँ पर एक पोएट का नाम है लॉर्ड ब्रायन, उसने फंड भी रेज किया, और फंड रेज करने के बाद वो लड़ाई लड़ने भी गया। लड़ाई लड़ते टाइम उसकी 1824 में डेथ भी हो गई थी। लॉर्ड ब्रायन एक पोएट था, उसने कई सारे पोएम लिखे थे उस टाइम पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इसने फंड इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा करके लड़ाई लड़ने गया, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। फिर हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। अब ये क्या है कॉन्स्टेंटिनोपल? ये बड़ा सा नाम दिक्कत कर रहा होगा। ये आज आप देखिए वहाँ की कैपिटल क्या है। मिशन इस्तांबुल मूवी देखी होगी शायद आपने। तो जो इस्तांबुल जो जगह है ना, उसका नाम पहले यही था कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, उनमें से एक पास्ट में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से नाम रखे थे। तो ये उसका नाम था जो इस्तांबुल जो है, एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, अगर याद हो तो किसी को, तो उसी का ही ये नाम है। अब पहले इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। 1832 में ट्रीटी हुई थी, जिसमें क्या गया था, ग्रीक जो डायनेस्टी थी, जो एरिया था, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया था। नेक्स्ट है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक का मतलब ये नहीं कि प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं यहाँ पर। उस टाइम के लोग प्यार मोहब्बत नहीं जानते थे, जो आप आज जिसमें फंसे पड़े हो। तो जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म था, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी बढ़ाते जाओ, गोली मारते और अपना एरिया बढ़ा लिया, या ऐसा नहीं था कि हमने लोगों को भगा दिया, नेशनलिज्म हो गया, अंग्रेज इंडिया से भग गए, नेशनलिज्म हो गए। नहीं, नेशनलिज्म में कल्चर का बहुत बड़ा रोल है कि सेम कल्चर या अपनी एक सिंपल सेम कल्चर या एंशियंट कल्चर को लोग में बिलीव करें, अपना जो भी पुराना जो सिस्टम है ना उसमें बिलीव करें। तो कल्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेशन को बनाने में, या क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। नेशनलिज्म में सबसे बड़ा रोल किसी चीज़ का, तो कल्चर का है। फिर कल्चर को सपोर्ट मिला आर्ट का, पोइट्री का, स्टोरीज का, म्यूजिक का। म्यूजिक कौन से? जो लोकल फोक सॉन्ग होते हैं ना, जैसे हरियाणा में सपना चौधरी वाले जो गाने चलते हैं, रागनियाँ चलती हैं, पानी वाले, रट जाता, और बहुत सारी जैसे आजकल नई नई चल रही हैं, लीलो चमन वगैरह। या पर जैसे हरी बिहार वगैरह में, बिहार के जो लोकल सॉन्ग है, लिपस्टिक लगाए लू, इस टाइप से। गुजरात का चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी, महाराष्ट्र भाई भाई जो भी हैं, तो ये जो इनके लोकल, राजस्थान का काड़ो कूद पड़ो मेला, इस टाइप के जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना, इनको बोलते हैं फोक सॉन्ग। तो वहाँ पर क्या किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को मोटिवेट किया कि अपनी जो फोक सॉन्ग है, पोएम है, पोइट्री है, स्टोरीज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए और स्प्रेड कीजिए। अब इससे क्या हुआ कि जो मूवमेंट था रोमांटिसिज्म का, इससे इन लोगों को एक दिक्कत थी। ये जो रोमांटिसिज्म का मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, ये साइंस और जो ये तर्क वितर्क है ना, रीजन की को जो जिनसे बड़ा नफरत करती, कहती सब फालतू की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप लोगों को आत्मा से जीना चाहिए। मतलब ये बिलीव करते थे कि आप पोइट्री गाओ, आप कल्चर में बिलीव करो, आप स्टोरीज सुनाओ, इन सब में बिलीव करो, आप साइंस वाइंस के चक्करों में मत पड़ो। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले के टाइम में साइंस इतना था भी नहीं, अगर था तो उसको अलग तरीके से लोगों ने एक्सप्रेस किया हुआ था कि भगवान से जोड़कर। तो इन लोगों का फोकस था इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर और मिस्टिकल फीलिंग पर, कि इनमें आप बिलीव करो, साइंस और तर्क वितर्क में बिलीव मत करो। अब इनके जो इफर्ट थे ये काफ़ी उस टाइम पर कामयाब भी हो रहे थे।
लोगों में एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग आई, लोग इकट्ठे होने लगे अपने हेरिटेज पर, कल्चर पर, पास्ट पर लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट किया, गौर करना स्टार्ट किया और उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है अदर रोमांटिसिज्म सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गेटिफार्ड हार्डर। उसने कहा था कि लोगों की असली जो है वो उनके पोस्ट पास यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कुछ वहाँ के जर्मन वर्ड दिए, दास वोल्फ क्या था, वोल्फ्सगिरी क्या था, कि भाई लोगों की जो असली जो फीलिंग्स है उनके कल्चर में है, उनके ट्रेडिशन में, उनके सॉन्ग वगैरह में है। सिंपल सी बात है कि हर आदमी को कोशिश ये थी कि लोग अपने पास्ट को याद करें, उसके ऊपर बिलीव करें, उस पर गर्व करें, प्राउड करें। अब है वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज को बढ़ाना शुरू कर दिया, लोकल लैंग्वेज को स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि लोग भी अपने अपने लोकल एरियाज फोक वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर उनसे जोड़ें, उनको याद दिलाएं कि तुम्हारा पास्ट कैसा था। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पास्ट में हम याद करते रहते, वीर महाराणा प्रताप ऐसे थे, पृथ्वीराज चौहान ऐसे थे, कृष्णराव देव राजा जैसे थे, भगवान कृष्ण राम जो भी, तो ऐसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक होगी पोलैंड के साथ। जब पूरे यूरोप में चल रहा था भी अपनी अपनी कल्चर पर, अपने अपने ट्रेडिशन पर, अपने अपने लैंग्वेज पर प्राउड फील करो, वो लोग भी प्राउड फील कर रहे थे। प्राउड फील किया तो पोलैंड का वार होगा, लड़ाई होगी रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ। उस टाइम पर ये बड़ी बड़ी पावर थी। रशिया तो आज भी पावर ही है, सुपर पावर है। तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया और साथ थे, पोलैंड हार गया। पोलैंड हार गया। पोलैंड के लोग डिमांड कर रहे थे, अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज थी पोलिश, पुलिस का स्प्रेडमेंट की कि हमारा पुलिस को बढ़ावा दिया जाए। पुलिस ये महाराष्ट्र पुलिस वाला पुलिस नहीं, पुलिस लैंग्वेज है उनकी जो पोलैंड में लोग बोलते हैं। तो पोलिश लैंग्वेज को वो स्प्रेड कर रहे थे। कौन करते? मैक्सिमम उस टाइम पर चर्च वगैरह में जो बिशप होते हैं या चर्च के जो फादर होते हैं वो लोग इसके फेवर में थे। तो रसिया वालों ने क्या किया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके कहाँ, जैसे जेल में डाल दिया। और जेल भी कहाँ पे? साइबेरिया। मतलब वर्ल्ड की अगर सबसे कोई ठंडी, सबसे कोल्डेस्ट को जगह है जहाँ पर लोग जनरली हमेशा रहते हैं तो वो साइबेरिया ही है। -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। वहाँ ले जाकर पटक दिया कि भाई तुम ले लो पोलिश लैंग्वेज। और पोलैंड के सभी स्कूलों में, सभी डिपार्टमेंट में, हर जगह उन्होंने रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया। मतलब आइडिया रशिया वालों का वो एक अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दो, बट वो फोर्सफुली बढ़ावा दे रहे थे, पोलैंड वाले डिमांड कर रहे थे। अब आ रहा है लैंग्वेज है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इनमें। रशियन का जो ऑक्यूपेशन था पोलिश लैंग्वेज, उन्होंने फोर्स कर दिया, सभी स्कूलों में लागू कर दिया। और उसके बाद आर्मी वगैरह लगा दी कि भाई आपको ये तो रशियन लैंग्वेज फॉलो करनी है। और बहुत से लोगों को जो पोलैंड में जो पोलिश लैंग्वेज की डिमांड करते उन सबको अरेस्ट करके डाल दिया गया जेल वगैरह के अंदर। बट क्या हुआ कि लोगों में एक एंथुसियाज्म, मतलब एक जोश आ गया। हाँ यार, जब पोलैंड के छोटे से कंट्री तीन लोगों से लड़ाई कर सकते अपनी लैंग्वेज के लिए, तो इसका पॉजिटिव मैसेज तो लोगों के पास गया ही। नेक्स्ट आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यहाँ पर सबसे मीनिंग सोचना है कि जैसे जैसे लोगों में भाई 1830 के बाद 1848 पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो कुछ कंट्रीज में लोगों में अपने पुराने कल्चर ट्रेडिशन में थोड़ा अवेयर हो रहे थे। अवेयरनेस जैसे जैसे आई तो साथ साथ एक प्रॉब्लम आ गई, लोग पॉपुलेशन और बढ़ाने लग गए। पब्लिक बढ़ रही थी, बेहताश लोग फ्री बैठे थे, तो उन्होंने, तो उसके साथ क्या हुआ कि जॉब कम हो गई। जॉब मतलब कि बेरोजगार नहीं थे, रोजगार नहीं थे तो लोग खाने के लिए कुछ नहीं था। जो प्राइस जो थे फूड ग्रेन्स के वो इंक्रीज होने लग गए। गाँव में कुछ बचा नहीं, उसके लिए कुछ नेचुरल कॉजेज भी थे कि ड्रोट वगैरह आ जाता था, कभी बाढ़ आते थे, ऐसा कुछ हुआ। तो लोगों ने क्या किया, देखिए सिटी में चलते हैं यार, वहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा। तो एक था, जैसे आप देख ना अपने इंडिया में देख लो, आप मुंबई दिल्ली में, आप कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाओ, सिटी में एंट्री करो, स्लम एरियाज मिलेंगे। स्लम का मतलब झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेंगी। लोग गाँव से आ रहे हैं वहाँ पर काम की तलाश में, और काम किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा था। ऐसे ही यूरोप में हो गया। अब एक नई समस्या खड़ी होगी कि उन अदर सब कंट्री में क्या हुआ कि लोग गाँव से शहर में जाने लग गए। तो वहाँ के जो बिजनेस थे, जो छोटे छोटे बिजनेस थे, उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि गांव में लोगों को काम वाले नहीं मिलते, शहर में ज़्यादा हो गए। साथ ही साथ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया था, मतलब इंडस्ट्री वगैरह आ गई थी, मशीन से काम होता था। वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होता था उसकी प्राइस कम होती थी। तो इन कंट्रीज़ में क्या हुआ, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट आने लग गया इंग्लैंड से।
इंग्लैंड से प्रोडक्ट आने लगा तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज के प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए। बिकने बंद हो गए तो वो जो रही पे इंडस्ट्री थी वो भी खत्म हो गई। अब इंडस्ट्रियाँ खत्म हो रही हैं और उनको कंपटीशन करना पड़ रहा है इंग्लैंड के प्रोडक्ट से। तो दिक्कत क्या हुई कि उन लोगों ने वहाँ पर जो लोकल जो लोग थे, जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो कपड़ा वगैरह बनाते थे, उन लोगों के कपड़े को खरीदना बंद कर दिया था कि भाई हमें तुम्हारा कपड़ा नहीं खरीदना है। उनका प्राइस बहुत कम कर, जिसकी वजह से रिवोल्ट भी आगे पढ़ेंगे। तो 1848 में फाइनली फ्रांस में क्या हुआ, लोगों ने लुइस फिलिप को हटा दिया कि भाई आप हट जाओ, तुमसे काम नहीं चलने वाला। और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, नेशनल असेंबली उन्होंने की, जहाँ पर बहुत से उनको राइट्स वगैरह दिए गए, इक्वलिटी दी गई और एम्प्लॉयमेंट, काम का राइट टू वर्क दिया गया, बहुत सारे उनको बेनिफिट दिए गए। एक एग्जाम्पल दिया सेल्सिया में 1845 में जो वीवर्स थे, वीवर्स को कम पैसे देते थे कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, तो ठेकेदार पर हमला कर दिया उन लोगों ने। ठेकेदार पैसे कम कर देते थे क्योंकि इंग्लैंड से जो माल आ रहा था सस्ता था, ठेकेदार को अपना जो प्रोडक्ट सस्ता करने के लिए उन्होंने वर्कर्स को पैसे कम देने शुरू कर दिए। वर्कर्स ने अटैक कर दिया, उसके ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग गया, भागकर दूसरे गांव में छुप गया। दूसरे गांव के लोगों ने उसको शरण नहीं दी, जगह नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर पुलिस आई। पुलिस आप आने के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई, 11 लोग मर गए थे, 11 वीवर्स वहाँ पर मर गए थे इस शूट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है वो द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो ऐसे अब लिबरल ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अलग अलग जगह पर। 1848 जैसे आपने पढ़ा कि भाई उन्होंने फ्रांस में हटा दिया, लुइस फिलिपी को हटा दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ गए थे। तो जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह में कई जगह पर ये स्टार्ट हो गया। जर्मनी में सेम यही चीज़ स्टार्ट हुई, जर्मन ऐसा असेंबली लेकर आए। उसमें कौन थे, वही मिडिल क्लास के सारे लोग थे, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, आर्टिशियन, ये सब साथ आए। और इन लोगों ने क्या किया, अपनी एक खुद की जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। उस असेंबली ने काम करने शुरू कर दिए। बट जब ये गवर्नमेंट बन गई इनकी, तो उन्होंने जो लोग बाहर रह गए थे ना, आर्टिशियंस, जो मिडिल क्लास, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया, वो सब काम शुरू कर दिए जो कंजर्वेटिव करते थे। तो फिर दिक्कत होगी कि जिन्होंने सपोर्ट किया उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने जनरल नेशनल असेंबली को हटा दिया और वहाँ पर आर्मी आ गई। आर्मी ने इसको हटाकर फिर से वहाँ पर वही मोनार्की सिस्टम लागू हो गया था। बट इस सबसे एक समझ में आ गए थे, राजाओं को समझ में आ गए थे कि अगर तुम्हें मोनार्की रखनी है तो लोगों को राइट देने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल राइट दिए, इक्वलिटी दी गई, लोगों को काम दिया गया। मतलब जो मन मर्जी थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन एक डिमांड और उठ गई, वेमेन को राइट्स नहीं दिया गया था। फ्रांस में जब 1848 में लुइस फिलिपी को हटाया गया तो वहाँ पर जो यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइजी है उसमें लेडीज को वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ 21 ईयर्स की अबो एज वाले वोट दे सकते थे फ्रांस में। तो वुमेन ने कहा कि हमें वोटिंग का राइट दीजिए। वुमेन को सिर्फ इतना मिला हुआ था कि वो पार्लियामेंट जा सकती है, जाके खड़ी होकर देख सकती हैं। तो वुमेन ने अपने अपने ग्रुप बना दिए। यहाँ फेमिनिस्ट वर्ड यही आया कि वुमेन राइट्स, इक्वल राइट्स के लिए बात करने वाले लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरे यूरोप में ये एक नया तरीके का सिस्टम है कि वुमेन की इक्वलिटी के लिए लोगों को बराबर अधिकार मिले। और आखिरी में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जो अलग कंट्री थे उनको, उन राजाओं ने अलग, जैसे हंगरी को भी यहाँ पर 1868 में इंडिपेंडेंस अलग कर दिया गया, तो ऑटोनॉमी दे दी थी हैब्सबर्ग एम्पायर ने। और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, जैसे इक्वलिटी का राइट मिल गया, उनको काम के अधिकार मिल गए, वोटिंग राइट्स मिल गए, ऐसे राइट्स मिल गए। तो ये 1830 से 1848 तक एक आइडियोलॉजी वर्ड है कि जो आपका जो आइडियाज सोशल और पॉलिटिकल क्या आपका आइडियाज, उनको आइडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो किसी भी वे पे। थैंक यू।